गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में और कल के दिन भी और उससे पहले के वीक भी अगर देखोगे तो ये कंपनी के लिए लगातार फोकस वाली चीज़ें ही हमें सुनने को मिली थी। मतलब बैक टू बैक बोल सकते हैं कि जून में कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसे न्यूज़ हमें सुनने को मिल चुकी हैं जो कि लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फोकस में रखी हैं। अब देखो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं और इसके P&L को देखते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो मात्र हमें 2000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो हमें 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलता है। तो किसी भी कंपनी का मार्केट कैप अगर 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का है और वो कंपनी के पूरे साल का रेवेन्यू अगर सिर्फ 2000 करोड़ है, तो कहीं से भी अगर देखें तो वो कंपनी की जो वैल्यूशन है वो हमें एक्सपेंसिव ही नज़र आती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूशन इसलिए भी एक्सपेंसिव नज़र आती है क्योंकि एडिशनल कन्विक्शन है लोगों का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब रिलायंस किसी भी सेक्टर में जब उतरती है तो उस सेक्टर में एक बड़ा मार्केट ले लेती है, ये हमने हिस्ट्री में देखा है। तो इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से लोगों का कन्विक्शन जो है वो पहले के मुकाबले बोल सकते हैं, पहले के मुकाबले तो नहीं बोल सकते, मतलब बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से वैल्यूशंस के मामले में हमेशा ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही दिखेगी आपको। अब दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, वैल्यूशंस की बात जो हमने किया, इसको कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। और अगर आप निफ्टी 50 का पार्ट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी के ग्रोथ में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और निफ्टी का ग्रोथ, निफ्टी में जो कंपनीज़ हैं उसके ग्रोथ के बेसिस पे ही ना आता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो बिज़नेस की एक हाइप तो हमें बनती हुई दिखती है, बट बिज़नेस की शुरुआत हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वजह से अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के वैल्यूशंस में इसने इजाफा ज़रूर किया है, बट अपने ग्रोथ से कोई मैसिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 के ग्रोथ में प्ले नहीं किया है। इस चीज़ को भी हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोस्तों फिलहाल ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली, इन सारी चीज़ों के बाद अब हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस की खबर सुनने को मिल रही है। अभी देखो क्या हुआ था कि 11 जून को एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ क्या था दोस्तों? तो न्यूज़ यहाँ पर ये था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही इन्फॉर्म किया था एक्सचेंज को कि इनकी जो जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का, जॉइंट वेंचर का नाम है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करने का। ठीक है। और उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ये जॉइंट वेंचर है इसकी एक सब्सिडरी बनी जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है। यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। और आज के दिन हमें न्यूज़ क्या सुनने को मिल रही है? तो न्यूज़ दोस्तों ये सुनने को मिल रहा है कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है जियो ब्लैक रॉक को एज ए ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकर काम करने का, या फिर बोल सकते हैं जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग बिजनेस को एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने के लिए सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बिज़नेस को लेकर ही न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। और ये चीज़ कंपनी ने आज के दिन इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज में अपडेट कर। और ये जो अप्रूवल है वो हमें 25 जून को ही मिलता हुआ दिख चुका था। आज कंपनी ने अपडेट किया, इस वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। तो अभी तक जितने भी न्यूज़ हमने देखा जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड, वो न्यूज़ हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही देखने को मिली थी। बट हमें आगे चलकर बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने मई के महीने में एक न्यूज़ देखा था कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, बोल सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर काम करने का। किस में? म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन इंडिया। आपको ये डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इनके जो जॉइंट वेंचर है ब्लैक रॉक के साथ, उसको लगातार अप्रूवल्स मिलता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले कल में ये जो बिज़नेस है वो काफ़ी जल्दी हमें शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा बाकी कंपनी के बिज़नेस के कंपैरिजन में। बिज़नेस देखा जाए तो कंपनी के और भी हैं, लाइक जियो फाइनेंस लिमिटेड, वो अलग बिज़नेस में काम करेगी। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड आपको देखने को मिलती है, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड देखने को मिलता है, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड देखने को मिलता है, और इनके जॉइंट वेंचर्स हमें देखने को मिलती है जो कि ब्लैक रॉक के साथ है।
तो अल्टीमेट देखा जाए तो सब्सिडरी जो इनकी मेन है वो उतना बड़ा न्यूज़ हमें तो सुनाती हुई दिख नहीं रही है। जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है वो बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ही सुनने को मिल रही है और उसका अल्टीमेटली मार्केट रिस्पेक्ट भी करती हुई दिख रही है। अब ये जो सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखी हैं, इन सारी चीज़ों से हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब अपने नंबर्स रिपोर्ट करे, चाहे हम टॉप लाइन का देखें यानी कि रेवेन्यू का या फिर बॉटम लाइन प्रॉफिट का, दोनों हमें बढ़ती हुई नजर आए, तभी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अभी के मुकाबले आपको थोड़ा सा नीचे आती हुई देखने को मिलेगी। और वैल्यूएशन अगर नीचे नहीं आता है तो उस केस में क्या है कि लगातार कंपनी में क्या है कि कन्विक्शन अगर लोगों का ज़्यादा रहेगा तो कभी ना कभी कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैल्यूएशन और अर्निंग्स का कैसे खेल होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बेसिस पे। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस जो है एज ए फाइनेंस कंपनी या फिर बोल सकते हैं एज ए NBFC कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक और कंपनी का हमें एंट्री देखने को मिलने वाला है और वो कंपनी का नाम है SDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि HDFC बैंक की सब्सिडरी है। अब देखो दोस्तों SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO की न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा। अब देखा जाए तो इनके IPO जो हमें देखने को मिल रहे हैं और IPO की जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं, चाहे पोस्ट IPO देखो या फिर प्री IPO देखो, वो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि बजाज फाइनेंस के जो अर्निंग्स हैं वो क्या बोल सकते हैं वो वैल्यूएशन को सस्टेन कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है वो उससे कम है। तो देखो दोस्तों अगर डेटा देखोगे कि इन दो कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है नंबर्स के बेसिस पे और वैल्यूएशन के बेसिस पे, जिसका जैसा नंबर उसको वैसे वैल्यूएशंस मिलते हैं। अगर किसी के नंबर ज़्यादा है तो उसके वैल्यूएशंस भी हमें बोल सकते हैं प्रीटी बेटर देखने को मिलते हैं उन कंपनी के मुकाबले जिसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब अच्छे तो हो सकते हैं बट बाकी कंपनीज़ के मुकाबले कम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक डेटा देखने को मिलेगा आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जो कि मार्च 2023 तक का है, यानी कि 2025 तक का है, यानी कि FY25 तक का डेटा है। इसमें SDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1,07,260 करोड़ का है, ठीक है। और बजाज फाइनेंस का कितना है भाई, तो 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का। सुंदरम फाइनेंस का कितना है, 51,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस का आपको 1,19,000 करोड़ का देखने को मिलता है। श्रीराम फाइनेंस का 2,63,000 करोड़ और छोला इन्वेस्टमेंट का 1,84,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट किसके पास है, बजाज फाइनेंस के पास है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके अलावा अगर ग्रोथ रेट की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ रेट CAGR में सबसे बेटर हमें देखने को मिलता है छोला इन्वेस्टमेंट का, और दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस, जो कि 29.9% के साथ है, उसका 30% से भी ऊपर है। तो देखा जाए तो इसमें भी सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी ये कंपनी बन जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, तो उसमें सबसे बेटर मार्जिन जो है वो हमें बजाज फाइनेंस का 12% देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बाकी पैरामीटर को छोड़कर अगर सिर्फ NPA की बात करें तो NPA के हिसाब से भी अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो NPA है वो सबसे कम है। अगर ग्रॉस NPA देखोगे तो सबका 1% से ऊपर है, और सबसे हाईएस्ट किसका है, श्रीराम फाइनेंस का 4.5%, और बजाज फाइनेंस का 0.9% है। और नेट NPA की बात करें तो बजाज फाइनेंस का 0.3% और बाकी सबका इससे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के जो नंबर हैं वो प्रीटी बेटर है। अगर हम बाकी सारी इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं अगर वैल्यूएशन क्वाइट ज़्यादा है तो इससे बहुत ज़्यादा सरदर्द बजाज फाइनेंस को मे भी फेस करने को ना मिले। बाकी अगर इसके पिछले 5 साल के मीडियन पी को देखोगे तो वो हमें 38 का देखने को मिलता है, और मीडियन पी से कंपैरिजन करें तो इसका जो करंट पी है वो हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। तो मतलब पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है।
और अगर आगे चलकर कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि पिछले 1 साल से देखने को मिले नहीं है, तो फिर क्या है कि वैल्यूएशन में हो सकता है कि आपको पिछले 5 साल के जो मीडियन पे है उससे थोड़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ जाए। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं उसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि कोई भी कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है, कम है तो क्यों है कम है, ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ऐसे चीज़ों को आप समझो तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होता है एनालिसिस करने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने नेक्स्ट वीक फिक्स किया है। अब रिकॉर्ड डेट की बात करें तो दोस्तों वो है 4 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के रहेंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे 1:2 स्प्लिट के हिसाब से। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था, ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।